पुनर्जन्म के बाद मैंने सबसे पहला काम क्या किया? सबके सामने एक पत्थर का टुकड़ा निगल लिया। इतना ही नहीं, मैंने उस लड़की को भी मजबूर किया जो मुझसे बेइंतहा प्यार करती थी कि वह अपनी पालतू सांप, एक बांस के पत्ते जैसी हरी सांप यानी बांस ग्रीन स्नेक को जिंदा निगल जाए। मुझे देखकर हर कोई यही सोच रहा था कि मैं पागल हो चुका हूँ, लेकिन उन्हें क्या पता था। सिर्फ 1 मिनट के अंदर पूरी दुनिया के जीव-जंतुओं में भयानक बदलाव आने वाला था और इंसानों को भी अपनी क्षमताएं मिलने वाली थी। इस महाविनाश से ठीक पहले इंसान जो भी भोजन खाता, उसके आधार पर उसे एक असाधारण शक्ति प्राप्त होती। पिछले जन्म में मैंने आपदा आने से पहले सिर्फ एक मटन बन खाया था और उसी वजह से मुझे एक बेहद बेकार क्षमता मिली थी, ऊन उगाने की क्षमता। शुरुआत में खराब मौसम के दौरान अपनी मानसिक शक्ति खर्च करके शरीर से ऊन पैदा करना थोड़ा उपयोगी जरूर था, लेकिन जैसे-जैसे विकृत राक्षस ज्यादा शक्तिशाली होते गए, मेरी यह क्षमता किसी काम की नहीं रही। मैं सचमुच एक ऐसे मेमने में बदल गया था जिसे कोई भी आसानी से दबोच सकता था। लेकिन इस बार मैं दोबारा जन्म लेकर वापस आया था और मैंने पहले ही हर चीज की पूरी तैयारी कर ली थी। पिछले जन्म में मैंने अपनी आंखों से एक ऐसा विशाल कुत्ता देखा था जिसके अंदर पांडु जैसी दिव्य शक्ति थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह कोई पौराणिक जानवर नहीं था। वह तो दक्षिणी शहर की एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान के मालिक का साधारण पालतू कुत्ता था। एक संयोग से मुझे पता चला कि उस कुत्ते ने अपने मालिक की रक्षा करते समय गलती से एक रहस्यमयी जेड पत्थर निगल लिया था और उसी पत्थर की वजह से उसके शरीर में भयानक बदलाव आया था। पुनर्जन्म के बाद मैंने सबसे पहले उसी प्राचीन वस्तुओं की दुकान को खोज निकाला। काफी मशक्कत और पैसे जोड़ने के बाद आखिरकार मैंने दुकान में रखा हुआ रहस्यमयी जेड पत्थर खरीद लिया। लेकिन अब सवाल था, मैंने अपनी सहपाठी शिया वानारॉ को उसकी प्यारी पालतू सांप निगलने के लिए मजबूर क्यों किया? क्योंकि मुझे पता था कि शिया वानारॉ वास्तव में मुझसे प्यार करती थी। पिछले जन्म में भी जब वह भयानक आपदा आई थी, तब उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा था। उस समय उसके अंदर बर्फ और हिम की शक्ति जागृत हुई थी। उस शक्ति की मदद से वह उस विनाशकारी दुनिया में आसानी से अपनी रक्षा कर सकती थी। लेकिन फिर भी वह मेरे साथ रही, एक ऐसे इंसान के साथ जिसके पास बेहद कमजोर और बेकार क्षमता थी। आखिरकार मेरी कमजोरी उसके लिए बोझ बन गई और हम दोनों को उस नरक जैसी दुनिया में भयानक कष्ट सहने पड़े। इसलिए इस बार दोबारा जन्म लेने के बाद मैंने फैसला कर लिया था, मैं उसे पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली क्षमता दिलाऊंगा, क्योंकि पिछले जन्म में उसकी यही पालतू सांप शियाओ छिंग उस महाविनाश के प्रभाव से एक भयानक जियाओ ड्रैगन में बदल गई थी। अगर वह दक्षिणी शहर की प्राचीन वस्तुओं की दुकान के दरवाजे की रखवाली करने वाले कुत्ते से लड़ाई में हार न गई होती, तो भविष्य में उसके 5 पंजों वाले दिव्य ड्रैगन बनने की बहुत बड़ी संभावना थी। और पिछली जिंदगी में इंसानों ने एक बात खोज ली थी, अगर कोई व्यक्ति किसी जीव को जिंदा निगल कर उसकी शक्ति प्राप्त करे, तो उस क्षमता का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। अगर मेरे पास यह रहस्यमयी ड्रैगन जेड न होता, जिसे इंसानी ताकत से काटना तक संभव नहीं था, तो मैं चाहता था कि मैं और शिया वानरों इसे आधा आधा बांट कर खाएं। लेकिन अब भी एक साधारण जियाओ ड्रैगन की शक्ति शिया वानरों की पिछली जिंदगी वाली बर्फ की क्षमता से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। इस समय मेरे सामने खड़ी शिया वानरों बेहद उलझन में थी। एक तरफ था वह लड़का जिसे वह कई सालों से दिल से चाहती थी, और दूसरी तरफ था उसका प्यारा पालतू सांप। उसके लिए फैसला करना बेहद मुश्किल था, लेकिन मेरी जिद देखकर आखिरकार उसने अपना फैसला कर लिया। शिया वानरों, माफ करना शियाओ छिंग, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यह कहते ही शिया वानरों ने शियाओ छिंग को अपने हाथ में उठाया। पूरी कक्षा के सामने उसने सांप को उसके सिर के पास से पकड़ा और बिना कुछ सोचे उसे जिंदा निगल लिया। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने सच में ऐसा कर दिया। कुछ सेकंड बाद सभी छात्र डर और हैरानी से चिल्लाने लगे। एक छात्र, ओह माय गॉड! उन्हें लग रहा था कि शायद वे किसी पागलपन भरी फिल्म का हिस्सा बन चुके हैं। शिया वानरो तुरंत पानी के डिस्पेंसर की तरफ भागी और लगातार कई गिलास पानी पी गई। फिर दीवार के सहारे खड़ी होकर लगातार उल्टियां करने लगी। एक छात्र, शिया वानरो, तुमने सच में कर दिया? तुम पागल हो गई हो क्या? उसने कहा, और तुमने सच में सांप खा लिया? मैं जरूर सपना देख रहा हूँ, वरना ऐसी पागल चीज अपनी आंखों से कैसे देख सकता हूँ? हमारे शिक्षक भी अभी तक सदमे से बाहर नहीं आए थे। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज के युवा करना क्या चाहते हैं। पूरी कक्षा में अफरा तफरी मची हुई थी, लेकिन मैं बिना किसी पर ध्यान दिए सीधे शिया वानरों के पास पहुंचा। उसका खूबसूरत चेहरा दर्द की वजह से पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें थीं और काले बालों की कुछ लटें उसके चेहरे से चिपकी हुई थीं। वह बेहद कमजोर और दर्द में दिखाई दे रही थी। मैंने भी अपने पेट में उठ रहे भयानक दर्द को सहन किया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। शिया वानरों, मैंने कर दिखाया। उसकी आवाज बेहद कमजोर थी। उसने दर्द से कराहते हुए मेरी कमर को कसकर पकड़ लिया। मैंने धीरे से उसके पीले पड़ चुके चेहरे को सहलाया, लेकिन तभी उसके होंठों के किनारे से खून बहने लगा। यह देखकर शिक्षक बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस के लिए फोन करना शुरू कर दिया। लेकिन कक्षा में मौजूद एक और इंसान का गुस्सा इससे भी ज्यादा भड़क चुका था। उसका नाम था गांव जुनहाओ। वह लंबे समय से शिया वानरों का पीछा कर रहा था, लेकिन शिया वानरों ने उसे हमेशा ठुकराया था। जब उसने देखा कि शिया वानरों ने मेरी बात मानकर अपनी जान जोखिम में डाल दी, तो उसके दिमाग में जैसे विस्फोट हो गया। गुस्से से उसका चेहरा लाल पड़ गया। एक लंबा चौड़ा और ताकतवर लड़का होने के कारण, जो सालों से जिम में ट्रेनिंग करता था, उसकी मांसपेशियां काफी मजबूत थी। वह गुस्से में जोर जोर से कदम पटकता हुआ मेरी तरफ दौड़ पड़ा। गांव जुनहाओ, चेन जी, तुम मरने के लायक हो। तुम जानते थे कि वह तुमसे प्यार करती है, फिर भी तुमने उसे सांप खाने के लिए मजबूर किया। उसकी गरजती हुई आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी और पूरी कक्षा एक बार फिर डर के मारे शांत हो गई। लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैंने कमज़ोर पड़ चुकी शवानरो को अपनी बाहों में सँभाल रखा था और मोबाइल की स्क्रीन पर समय देख रहा था। 7 बजने में बस कुछ सेकंड बाकी थे। गाओजुन हाओ भीड़ को धक्का देता हुआ मेरी तरफ तेज़ी से बढ़ा। मैंने शवानरो को और कसकर पकड़ लिया और धीमी आवाज़ में उल्टी गिनती शुरू कर दी। 3, गाओजुन हाओ मेरे बिल्कुल करीब पहुँच चुका था। 2, उसकी मुट्ठी गुस्से से कस चुकी थी। क्लास के कई छात्रों ने डर के मारे अपनी सांस रोक ली। 1,
औरत भी घड़ी ने पूरे 10 बजा दिया। अचानक खिड़की के बाहर एक अभियान का चमक फूटी। ऐसा लगा जैसे आसमान में कोई विशाल ऊर्जा विस्फोट हुआ हो। पूरी क्लास सतेज सफ़ेद रोशनी से भर गई और कुछ पलों के लिए किसी की आंखें खुली तक नहीं रह सकीं। गाओ जुनहाओ भी उस तेज रोशनी से अंधा सा हो गया और जोरदार तरीके से ज़मीन पर जा गिरा। लेकिन असली तबाही तो अब शुरू होने वाली थी। उस चमक के बाद एक अदृश्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान कुछ ही सेकंड में पूरे सौरमंडल में फैल गया। खिड़की के बाहर देखने पर किसी को कुछ नज़र नहीं आया। ज़्यादातर छात्रों ने इसे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ समझदार छात्रों ने तुरंत इंटरनेट पर खबरें खोजनी शुरू कर दीं। तभी उन्हें पता चला, मोबाइल में बिल्कुल सिग्नल नहीं था। गाओ जुनहाओ ज़मीन से उठा और फिर से मेरी तरफ पढ़ने लगा। उसकी आंखों में खून उतर चुका था। आज मैं वानरों का अपमान करने की कीमत तुमसे वसूल कर रहूँगा। गाओ जुनहाओ लगभग 1 मीटर 90 सेंटीमीटर लंबा और बेहद ताकतवर था। कई सालों की ट्रेनिंग के कारण उसके शरीर की मांसपेशियां साफ दिखाई देती। पूरी क्लास को लगा कि अब मेरी हालत खराब होने वाली है, लेकिन तभी उसने मेरी तरफ जोरदार मुक्का मारा और उसी क्षण आसमान का रंग अचानक बदल गया। कुछ ही पलों में चमकता हुआ आसमान अंधेरे में बदल गया और पूरे आसमान से एक अजीब खून जैसी लाल रोशनी बरसने लगी। सूर्य के भयंकर तूफान ने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को अस्त व्यस्त कर दिया था और इसी बदलाव के साथ मेरी बाहों में मौजूद श्या वानरो अचानक दर्द से चीख उठी। आह! सभी छात्रों की नज़र उसकी तरफ घूम गई और जो दृश्य उनके सामने था, उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ देर पहले तक एक सामान्य लड़की दिखने वाली श्या वानरो अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके सिर पर चांदी जैसी चमकती 2 ड्रैगन की सींगें निकल आई थीं। उसके चेहरे के आसपास सफ़ेद और नीले रंग की छोटी स्केल्स उभर आई थीं। उसकी पीठ और कंधों के पास एक छोटी-सी नीली से ड्रैगन जैसी आकृति घूम रही थी। उसकी सफ़ेद पोशाक के ऊपर चमकदार स्केल्स फैल चुके थे और उसके पीछे एक लंबी नीली सफ़ेद ड्रैगन की पूंछ धीरे-धीरे हिल रही थी। वह बिल्कुल किसी रहस्यमयी ड्रैगन देवी जैसी लग रही थी। उसे बदलते ही उसके दिमाग में अचानक ढेर सारी जानकारी आ गई। तभी श्यावानरों को समझ आया कि मैंने उसे कुछ देर पहले जहरीले सांप को निगलने के लिए मजबूर क्यों किया था। मैं उसे नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था, बल्कि मैं उसे बचाने की तैयारी कर रहा था। वह पहले से ही मुझ पर पूरी तरह भरोसा करती थी। अब उसे यकीन हो चुका था कि मैं जो कर रहा हूँ, उसके पीछे कोई बड़ा कारण ज़रूर है। उसी समय गाओ जुनहाओ ने फिर से हमला कर दिया, लेकिन इस बार श्यावानरो मेरे सामने खड़ी हो गई। उसने सिर्फ अपनी हथेली आगे की और गाओ जुनहाओ का भारी मुक्का आसानी से रोक लिया। धड़ाम! जैसे ही उसकी मुट्ठी श्यावानरो की हथेली से टकराई, नीली बिजली की चिंगारियाँ फूट पड़ीं। गाओ जुनहाओ का हाथ बुरी तरह झुलस गया। वह दर्द से चीखते हुए पीछे हट गया और अपने काले पड़ के हाथ को पकड़ लिया। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर अभी हुआ क्या था। उधर श्यावानरो के शरीर पर मौजूद स्केल्स धीरे-धीरे गायब होने लगे। उसके सिर की ड्रैगन सींगें भी वापस अंदर चली गई और कुछ ही सेकंड में वह फिर से सामान्य दिखाई देने लगी। वह शायद मेरी तरफ देखकर मेरी तारीफ़ सुनना चाहती थी, लेकिन तभी उसे मेरे अंदर से एक ऐसी शक्ति महसूस हुई जिससे उसकी आत्मा तक काँप उठी। वह डर किसी सामान्य डर जैसा नहीं था। यह उस डर जैसा था जो कमज़ोर जीव किसी विशाल प्राकृतिक शक्ति के सामने महसूस करता है। उसे अचानक एहसास हुआ कि मैंने पहले जो कहा था वह सच था। मैंने पहले भी दूसरी चीज़ें खाई थीं, लेकिन मैंने क्या खाया था, यह वह नहीं जानती थी। फिर भी उसे एक बात का पूरा विश्वास था, मैं कभी उसका नुकसान नहीं करूँगा, क्योंकि आज उसे जो शक्ति मिली थी, वह शक्ति मैंने ही उसे दी थी। लेकिन तभी बाहर से फिर एक लाल रोशनी क्लासरूम में घुस आई। इस बार वह पहले से भी ज़्यादा तेज़ थी। पूरा अंधेरा कमरा आग जैसे लाल रंग में बदल गया और उसी पल गाओ जुनहाओ की चीख अचानक बंद हो गई। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद पूरी क्लास में चीख पुकार मच गई। छात्र घबराकर इधर-उधर भागने लगे। तभी लाल रोशनी धीरे-धीरे गायब हुई और क्लासरूम के एक कोने में एक बेहद भयानक विशाल मछली जैसी विकृत आकृति दिखाई दी। उसका शरीर खून से लथपथ था और जगह-जगह से हड्डियाँ बाहर निकली हुई थीं। उसके नीचे 2 छात्र दबे पड़े थे, लेकिन असली डर अभी बाकी था। पूरी क्लास में कई और अजीब जीव दिखाई देने लगे। कोई छोटे राक्षस जैसा था, कोई खीरे की तरह टेढ़ा-मेढ़ा और कोई भेड़िए की तरह बेहद तेज। लेकिन उन सभी में एक चीज़ समान थी, उनका शरीर सामान्य नहीं था। उनकी त्वचा के स्थान पर बाहर निकला हुआ मांस था। उनके मुँह में नुकीले दाँत थे और हाथों में खतरनाक पंजे। वे छात्रों पर टूट पड़े। कुछ ही पलों में क्लासरूम एक नरसंहार की जगह बन गया। चारों तरफ चीखें गूंजने लगीं। क्लास मॉनिटर झांग या डर के मारे पीछे हटता रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर दुनिया में अचानक क्या हो गया। लेकिन मुझे पता था, क्योंकि मैं ये सब पहले भी देख चुका था। उन चमकदार रोशनियों और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान के अंदर एक अजीब ऊर्जा छिपी थी। जब दोनों शक्तियाँ आपस में मिलीं, तो पूरी दुनिया में महाविकृति शुरू हो गई। जिन इंसानों की मानसिक शक्ति मजबूत थी, वे इस ऊर्जा के प्रभाव का सामना कर पाए और उनके शरीर में पहले से मौजूद बाहरी पदार्थों के आधार पर उन्हें अलग-अलग अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होने लगीं। लेकिन गाओ जुनहाओ इतना मजबूत नहीं था। वह उस रहस्यमयी ऊर्जा का सामना नहीं कर पाया। उसके शरीर के अंदर लाल रंग की नसें और अजीब रक्त रेखाएँ उभरने लगीं। उसका शरीर तेज़ी से सिकुड़ने लगा। कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। फिर उसकी हड्डियाँ मुड़ने लगीं। उसका शरीर इंसान जैसा रह ही नहीं गया और अचानक उसके पैरों से लंबे नुकीले पंजे निकल आए। एक भयानक चीख के साथ उसका शरीर पूरी तरह बदल गया। वह अब इंसान नहीं था, वह बन चुका था ब्लड मून डेमन बर्ड। एक ऐसा खतरनाक राक्षस जिसकी गति बिजली जैसी तेज थी और जिसके पंजे चाकू से भी ज़्यादा धारदार थे। महाविकृति के शुरुआती दौर में यह सबसे घातक राक्षसों में से एक था। सामान्य इंसान अगर किसी तरह अपनी शक्ति जागृत भी कर लेता, तब भी उसे अपनी क्षमता समझने और इस्तेमाल करने में समय लगता। लेकिन ब्लड मून डेमन बर्ड के सामने उसे वह हँस में मिलने वाला ही नहीं था। वह इतनी तेज़ी से हमला करता था कि इंसान को अपनी शक्ति इस्तेमाल करने का मौका मिलने से पहले ही उसके सीने को चीर सकता था और इस समय हालात और भी खतरनाक था।
ब्लड मून डेमन बर्ड अंधेरे में और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता था। मैं उसे ध्यान से देखने लगा। मेरे दिमाग में पिछली ज़िंदगी की यादें तेज़ी से घूमने लगीं। पिछली बार महाविकृति वाले दिन मैं स्कूल नहीं आया था, इसलिए मैं इस भयानक नरसंहार से बच गया था। लेकिन इस बार मैं दोबारा जन्म लेकर वापस आया था। मुझे पता था कि आगे क्या होने वाला है। पिछली ज़िंदगी में अगर श्या वानरो महाविकृति के बाद मुझे ढूँढते हुए नहीं आई होती और मेरा साथ देने की ज़िद नहीं की होती, तो शायद मैं भी उसी दिन मर गया होता। अब मुझे ये भी समझ आ चुका था कि पिछली ज़िंदगी में हमारे स्कूल से लगभग कोई भी छात्र ज़िंदा बाहर क्यों नहीं निकल पाया था। मेरी नज़र सामने खड़े ब्लड मून डेमन बर्ड पर टिक गई। उसके पंजे खून से लाल थे। उसकी आँखों में सिर्फ़ हिंसा थी और मैं मन ही मन सोचने लगा, तो इस बार सबसे पहले इसी राक्षस को ख़त्म करना होगा।